हम बीएस फिज़िक्स फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स इन 3 डायमेंशंस हम अपने पिछले 6 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस सिलसिले में आज हमारा 7वां लेक्चर है। आज का जो लेक्चर है वो अबाउट सॉल्यूशन ऑफ एंगुलर पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम है। आपको याद होगा जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हमें 3 इक्वेशंस मिले थे। पहला इक्वेशन वो हम अपने 6th वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उनमें से जो 3rd इक्वेशन है वो आज हम सॉल्व करें, सेकंड इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन को हम नाम देते हैं एंगुलर पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। आज के लिए जो सोर्स बुक है वो हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन आपको मॉडर्न फिज़िक्स का जो पिछला सोर्स बुक था यानी ऑर्थोवाइजर का, उसमें आपको नहीं मिलता। ये आज का जो सॉल्यूशन है हम वो रॉबर्ट इज़बर्ग के बुक से हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सॉलिड्स, न्यूक्लियाई एंड पार्टिकल्स। सेकेंड एडिशन ऑफ बुक है। तो मैं पहले आपके लिए वो तीनों इक्वेशंस दोबारा से मेंशन करूंगा जो हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हासिल कर चुके थे। ये वो पहला इक्वेशन था जिसका सॉल्यूशन ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका है। ये दूसरा इक्वेशन है और ये तीसरा इक्वेशन जिसे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन जिसे हम कह रहे हैं एंगुलर पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसे हमने सी का नाम आपने दिया था, ये हम सॉल्व करें। इसे हम एंगुलर पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो थर्ड पोर्शन ऑफ द इक्वेशन है जिसमें फंक्शन कैपिटल थीटा है वो डिपेंड कर रहा है एंगल थीटा पर, इसी लिहाज से हम इसे एंगुलर पार्ट भी कहते हैं। और अगर आप फर्स्ट वीडियो को दोबारा देख लो तो उसमें आपको रीज़न मिल जाएंगे कि इसे हम एंगुलर पार्ट कहते क्यों हैं, थीटा के लिए हम ये वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो आप फर्स्ट वीडियो में दोबारा देख सकते हैं। तो हमने इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी एंगुलर पार्ट ऑफ द इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या करना है, आपने इस एल की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। ये एल एम एल तो हम फाइंड कर चुके हैं ना, जिनके वैल्यूज 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, इनके वैल्यूज़ हैं। आज हम एल की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि इस एल को हम क्या नाम देते हैं। तो ये सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे? हम इसे सॉल्व करेंगे बाय फाइंडिंग वैल्यूज़ ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? पार्शल बाय पार्शल थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और डी ऑफ कैपिटल थीटा बाय डी थीटा, इन दोनों के वैल्यूज़ फाइंड करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, लेकिन हमें इन दोनों पोर्शंस के बारे में कुछ नहीं पता। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पहले फाइंड करेंगे, फिर दोबारा इस इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे और एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये काम करने के लिए आपने सबसे पहले सपोज करना है कुछ, आप इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई किस लिहाज से? आप सपोज करेंगे कि जो साइन थीटा है ये किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की डेरिवेटिव है। तो हम जानते ही है ही साइन थीटा, दरअसल अगर आप कॉस थीटा की डेरिवेटिव लेंगे तो आपको साइन थीटा मिल जाते हैं माइनस साइन थीटा। तो कुछ इस तरह से हिंट हमें मिल रहा है इस इक्वेशन ए में। हम सपोज करेंगे कोई नंबर, कोई वेरिएबल
क्या सपोज करेंगे, हम x वेरिएबल सपोज करें जिसकी वैल्यू है cos थीटा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि cos थीटा मैंने क्यों सपोज किया, क्योंकि अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा sin थीटा cos थीटा का तो मुझे sin थीटा मिल जाएगा, तो इस लिहाज से मैं एक cos थीटा को इमेजिन कर रहा हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल सपोज किया जिसे अपने x का नाम दिया था, ये cos थीटा के इक्वल है। अब आप क्या करो, इस x की यानी इस वेरिएबल x की आप डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए काम कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करें आप पार्शियली द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन के विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं, partial x by partial theta is equal to partial by partial theta cos of theta। तो ये डेरिवेटिव ऑफ LHS, ये डेरिवेटिव ऑफ RHS, ये आप देख सकते हो। तो LHS तो एज इट इज़ ही रहेगा, और आप ये जानते हो कि जब आप cos थीटा की डेरिवेटिव लेते हो तो वो माइनस साइन थीटा के इक्वल आ जाते हैं। तो पार्शियल x बाय का पार्शियल थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, ये डेरिवेटिव आपको मिला, ये पार्शियल एक्स बाय पार्शियल थीटा की वैल्यू है। अब आप क्या करो, अब आपने अपने पिछले लेक्चर में आपने एक मेथड इस्तेमाल किया था जिसमें आप क्या करते हो कि सपोज मैं ये नंबर ले लेता हूँ डी थीटा बाई डी थीटा, डी ऑफ कैपिटल थीटा, मैं इसे पार्शियल फॉर्म में लिख रहा हूँ कि देखिए पार्शियल कैपिटल थीटा बाय पार्शियल थीटा इज इक्वल टू पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स इनटू मल्टीप्लाई करो आप पार्शियल एक्स बाय पार्शियल थीटा। ये तरीका आपने पिछली दफ़ा भी आप लोगों ने पढ़ा था, ये तरीका जो है आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। ये देख सकते हो ये पार्शियल एक्स, ये पार्शियल एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको दोबारा क्या मिल जाएगा, पार्शियल कैपिटल थीटा बाय पार्शियल थीटा। तो दोबारा इसी तरह से हम लिख सकते हैं, यानी मैंने क्या किया, मैंने इस हिस्से को पार्शियल एक्स से मल्टीप्लाई भी मैंने किया था, मैंने इसे डिवाइड भी कर दिया। अब आप एक काम करो, ये देखिए आपके पास वैल्यू मौजूद है पार्शियल एक्स बाय पार्शियल थीटा, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल थीटा, इसकी वैल्यू है माइनस साइन थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो आप, और पार्शियल कैपिटल थीटा बाय पार्शियल थीटा इज इक्वल टू पार्शियल कैपिटल थीटा बाय पार्शियल एक्स इंटू, अब इसकी वैल्यू लिखना है आपने माइनस साइन थीटा, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस साइन थीटा। आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे, पार्शियल कैपिटल थीटा बाय पार्शियल थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा को पहले लिख रहा हूँ मैं माइनस साइन थीटा पार्शियल कैपिटल थीटा बाय पार्शियल एक्स। अब एक काम करेंगे, आप इससे गौर से देखेंगे, ये जो आपके पास डेरिवेटिव आया इससे आप गौर से देखें तो इस लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखते हैं। अगर मैं कैपिटल थीटा को देखूं तो कैपिटल थीटा फंक्शन है, जबकि पार्शियल बाय पार्शियल थीटा ये ऑपरेटर है, जैसे आपने डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव का नाम दिया। तो कैपिटल थीटा फंक्शन है, पार्शियल बाय पार्शियल थीटा ये क्या है, ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर है ये। इसी तरह से अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूं तो ये जो कैपिटल थीटा है ये भी फंक्शन है, जबकि ये बाकी हिस्सा जो है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ये ऑपरेटर है। तो ये चीज़ मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ कि डी थीटा। अब मैं इसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि जब आप किसी एक फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल डिफ्रेंशिएट करते हो तो आप उसे एग्जैक्ट डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये मैंने लिख दिया। अब जो मैंने आपको बात बताया था कि फंक्शन कौन सा है और साथ में इस इक्वेशन के अंदर ऑपरेटर कौन सा है, वो हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये दोबारा मैं उस इक्वेशन को लिख रहा हूँ जो लास्ट स्लाइड के बिल्कुल एंड में मौजूद था। अब क्या करेंगे आप इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो चाहे आप एग्जैक्ट डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखो, चाहे आप पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखो, दोनों सेम ही हैं। तो
जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कैपिटल थीटा है वो फंक्शन है, और बाकी जो है अगर मैं इस थीटा को रिमूव कर देता तो बाकी क्या मिल जाता, मुझे ऑपरेटर्स मिल जाते हैं ना। तो मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मैं इस कैपिटल थीटा को रिमूव कर दूँ तो रिमेनिंग मुझे ऑपरेटर्स मिल जाते हैं। तो वो ऑपरेटर्स कुछ यूँ होंगे, पार्शल बाय पार्शल थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा, ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों को आप लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा पार्शल बाय पार्शल एक्स, इसे आपने क्या नाम दिया, पार्शल, इसे ऑपरेटर फॉर्म आपने नाम दिया, ऑपरेटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इसे आप नंबर 2 का नाम देंगे। तो दोबारा दोहरा दूँ मैं आपको, जब हम स्टार्ट कर रहे थे डिस्कशन तो मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ए में आपने दो वैल्यूज़ को पहले आपने फाइंड करना, फिर इन दो वैल्यूज़ की मदद से आप एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो दोनों वैल्यूज़ आपको मिल चुके हैं। ये देखें, डी ऑफ कैपिटल थीटा बाय डी थीटा, इसकी वैल्यू अननोन है, हमने फाइंड कर लिया। पार्शल बाय पार्शल थीटा, इसकी वैल्यू अननोन थे, हमने वो भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम दोबारा इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। तो पुट करेंगे वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन ए दोबारा लिख लेते हैं, 1 बाय साइन थीटा पार्शल बाय पार्शल थीटा, साइन थीटा डी ऑफ कैपिटल थीटा बाय डी थीटा प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम एल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कैपिटल थीटा इज इक्वल टू 0। ये देखो आप इक्वेशन 2 में क्या मौजूद है, पार्शल बाय पार्शल थीटा, ये है ना यहाँ पे, इसे यहाँ पुट करेंगे आप। अब ब्रैकेट के अंदर है डी ऑफ कैपिटल थीटा बाय डी थीटा, ये देखें आप इसे यहाँ पुट करेंगे। तो पुट करें 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा पार्शल बाय पार्शल एक्स, यहाँ वैल्यू पुट करो साइन थीटा एज इट इज़, और डी कैपिटल थीटा की वैल्यू लिखेंगे माइनस साइन थीटा पार्शल कैपिटल थीटा बाय एक्स, और रिमेनिंग टर्म एज इट इज़। अब सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करना तो काफ़ी आसान है। ये देखें, ये माइनस साइन और ये वाली माइनस साइन, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव साइन। देन साइन थीटा एंड साइन थीटा, ये दोनों दे विल कैंसल आउट, और साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होने पे आपको मिल जाएंगे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये सब काम आप करें। तो मैं देखिए, मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ। देखिए, मैंने सबसे पहले साइन और साइन को मल्टीप्लाई करवाया, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा पार्शल ऑफ कैपिटल थीटा बाय पार्शल एक्स, और रिमेनिंग एज इट इज़। अब इन साइन को कैंसिल करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिमेनिंग आपके पास होगा पार्शल बाय पार्शल एक्स साइन स्क्वायर थीटा पार्शल कैपिटल थीटा बाय एक्स प्लस रिमेनिंग टर्म एज इट इज़। देखिए, कैंसिल होने पर सिंप्लीफाई हुआ ये चीज़। अब सिंप्लीफिकेशन हो चुके, आप इसे इक्वेशन नंबर 3 का भी नाम दे चुके हो। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक बहुत ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करूँगा जो आप मैट्रिक क्लास से इस्तेमाल करके आए हो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। ये हम बार बार इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो आज भी हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं, इस साइन की वैल्यू फाइंड करना है हमने। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको याद है टॉपिक के स्टार्ट में हमने कॉस थीटा क्या सपोज किया था, x। तो कॉस थीटा दरअसल x है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जानी चाहिए, x स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करो, यहाँ साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करो, यहाँ भी यहाँ भी। तो पार्शल बाय पार्शल एक्स, साइन की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर पार्शल कैपिटल थीटा बाय एक्स प्लस ये टर्म एज इट इज़ m माइनस एम एल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ये आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कैपिटल थीटा के साथ। तो ये देखिए, मैंने वैल्यू पुट करवा दिया। अब यहाँ भी तो अपने वैल्यू पुट करना है ना, यहाँ भी आप वैल्यू पुट करेंगे। देन अबव इक्वेशन, ये जो आपका इक्वेशन है कैसे लिखेंगे आप, इसे यू भी लिख सकते हो। देखिए, फिर मैं ये कह रहा हूँ
कि विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल डेरिवेटिव है, वेरिएबल है डेरिवेटिव, तो आप एग्जैक्ट डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बाकी टर्म्स एज इट इज़, सिर्फ मैंने ये चेंज करवाया, ये दोनों, यहाँ पार्शियल की जगह एग्जैक्ट डेरिवेटिव, यहाँ भी। तो इसे आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर बी। ये आपका इक्वेशन बी है। इस इक्वेशन बी को देखने से पता चलता है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स आप लोगों ने मुकम्मल किया होगा, तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टडी कर रहे थे तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के मुख्तलिफ फॉर्म्स को आपने स्टडी किया था। आज जो इक्वेशन बी आपके सामने, ये जो डेरिवेटिव, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव से हमने एग्जैक्ट डेरिवेटिव में तब्दील करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नाम देते हैं लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे हम? इक्वेशन बी, जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन के इस फॉर्म को हम नाम देते हैं लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया, इसके भी मुख्तलिफ केसेस होते हैं। ये वाली केस जो आपके सामने है, इसे हम एसोसिएट लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एसोसिएटेड लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसे कहते हैं। तो देखते हैं कि हम इनके नाम लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वही इक्वेशन, अब इसे मैंने क्या नाम दिया? मैंने कहा इक्वेशन बी इज कॉल्ड लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह की फॉर्म को ये डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में मौजूद है। अब मैंने कहा ये स्पेशल केस है इसका, तो इस केस को हमने क्या नाम दिया था? एसोसिएटेड लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने, तो हमने कहा कि इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? द फॉर्म इज स्पेशल केस, सो इज कॉल्ड एसोसिएटेड लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में लेजेंडरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हैं उनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी मौजूद हैं। तो मैं बजाय कि इसे सॉल्व करूँ, मैं क्या करूँगा? डायरेक्ट उस रिज़ल्ट को लिख दूंगा यहाँ पे। मैं यानी इसकी सॉल्यूशन को, इसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? तो हम पहले बता देते हैं कि वी नो द सॉल्यूशन ऑफ एसोसिएटेड लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम। तो कैपिटल थीटा विद सबस्क्रिप्ट एम एल इज इक्वल टू बी इंटू पी विद सबस्क्रिप्ट एल इंटू एक्स विद सुपरस्क्रिप्ट एम। इसे आपने सी का नाम दिया। अब यहाँ कैपिटल थीटा क्या है? तो शुरू से बता रहा हूँ मैं आपको। कैपिटल थीटा फंक्शन है। बी क्या है? बी, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मिल जाते हैं। तो बी भी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ही है। और ये जो टर्म है, ये बाकी, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लेजेंडरी पॉलिनोमियल। इस टर्म को हम क्या कहते हैं? लेजेंडरी पॉलिनोमियल। इसकी पूरी डिटेल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में मिल जानी चाहिए। तो लिख देते हैं यहाँ पे, थीटा इज फंक्शन जो डिपेंड करे किस पर? एम पर भी, एल पर भी डिपेंड करे। ये दोनों वेरिएबल्स पर डिपेंड करे, एम पर भी और एल पर भी। और बी क्या है? बी इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। फिर मैंने आपको कहा ये जो लास्ट टर्म है p विद सबस्क्रिप्ट एल एक्स विद सुपरस्क्रिप्ट m इज लेजेंडरी पॉलिनोमियल। ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल है। तो अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड, किसकी? b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आप b की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो आप उस इक्वेशन को नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के थ्रू सॉल्व करते हो। तो अब आप भी इस इक्वेशन c की क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इस पर अप्लाई, कंडीशन इस पर अप्लाई करेंगे, जो क्या है? और पी एल एक्स
ये जो है ना इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ पावर m बाई 2 d ऑफ m बाई डी एक्स एम विथ पी एल एक्स, ये इसकी वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। आपने को डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में मैंने आपको बताया, मैं सारी वैल्यूज़ वहाँ से ले रहा हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने b की वैल्यू को फाइंड करना है, तो फाइंड करूँगा। नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ b की वैल्यू फाइंड करो बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। कंडीशन आपको पता ही है वो क्या है। अब इंटीग्रेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम कहाँ से, -1 से +1 तक। अब आप यहाँ पे हैरान होंगे कि -1 से +1 तक कैसे। देखिए आपने सोल्यूशन जब स्टार्ट किया था तो आपने cos थीटा लिया था ना, x इज़ इक्वल टू cos थीटा। तो cos की जो वैल्यूज़ है वो इन्हीं दोनों के दरमियान है, -1 से लेकर +1 तक है। तो इसलिए इसके लिमिट्स भी मैं -1 to +1 ले रहा हूँ। फिर फंक्शन एज इट इज़ कैपिटल थीटा विथ ml, फिर इसका कॉन्जुगेट देखिए कैपिटल थीटा विथ, आपने यहाँ इसके कॉन्जुगेट साइन इस्तेमाल किया, आपने ml d थीटा इज इक्वल टू 1। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखें अगर मैं कैपिटल ml लिखूँ तो उसमें भी b है, और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूँ तो भी उसमें b है, तो b और b आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपको मिल जाएगा b स्क्वायर। तो ये देखिए b स्क्वायर विथ इंटीग्रेशन लिमिट -1 टू +1, और बाकी पॉलिनोमियल्स एज इट इज़ रहेंगे, ये पॉलिनोमियल्स एज इट इज़ हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि ये जब कॉन्जुगेट लेते हो तो आप यहाँ इस l की जगह कोई और साइन इस्तेमाल करो, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मैं इसी तरह से रहने दे रहा हूँ। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये जो एसोसिएट लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके दो कंडीशंस हैं, इसके दो कंडीशंस, या मैं ये कहूँ कि इसके दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आपको वीडियो नंबर 1 दोबारा देखना होगा। आपने वीडियो नंबर 1 देखा था ना, उसमें जो तीनों डायमेंशंस थे x, y, z, वो तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर थे, तो 90 एंगल्स बना रहे थे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ भी 90 डिग्री वाला कंडीशन ही अप्लाई होगा, यानी परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी इस्तेमाल होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि हेयर यूज परपेंडिकुलर, कौन सी, परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। फिर बता रहा वीडियो नंबर 1 को दोबारा देखिए, वहाँ पर जो तीनों डायमेंशंस थे x, y, z वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इसलिए यहाँ भी हम परपेंडिकुलर टू ईच अदर ही लेंगे। तो इसलिए प्रॉपर्टी कौन सा इस्तेमाल होगा, परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी। मैंने कहा कि इसकी कंडीशंस हैं जिसे आप प्रॉपर्टी कहते हो, तो वो कौन सी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, -1 टू +1, p विथ ये कंडीशन है kxm lm lxm dx इज इक्वल टू 0। ये कब ये आंसर आ सकता है, अगर k और l एक दूसरे के इक्वल ना हो, यानी यहाँ सबस्क्रिप्ट में जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ और यहाँ ये दोनों अगर बराबर ना हो तो इसका सोल्यूशन 0 के बराबर होता। और अगर ये 0, ये k और l दोनों बराबर हो, जैसे यहाँ दोनों बराबर है ना, दोनों इक्वल हैं, तो इसका आंसर क्या आता है। एंड -1 टू +1, अब देखिए k l x और p विथ l x m dx इज इक्वल टू 2 बाई 2l + 1 इंटू l + m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय l माइनस m फैक्टोरियल इफ k इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 नहीं है बल्कि k इज इक्वल टू l है। यानी अगर ये दोनों वेरिएबल्स k सबस्क्रिप्ट में और l ये दोनों बराबर हो तो ये आंसर आपको मिल जाता। आप ज़रा देखो, आपका जो इक्वेशन आया था d, इसमें दोनों सेम है ना, l इज इक्वल टू l, यानी k इज इक्वल टू l वाला कंडीशन होगा। तो इसकी वैल्यू है 2 बाई 2l + 1 l + 1 m फैक्टोरियल बाय l माइनस m फैक्टोरियल। लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं उस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ये जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो, और अगर k इक्वल टू l हो तो कंडीशन के मुताबिक इसका एक आंसर होता है। ये देखिए ये दोनों इक्वल है, ये देखिए यहाँ पे भी k इज इक्वल टू l है, यहाँ तो l है, l इज इक्वल टू l, तो ये कंडीशन, यानी अब d के लिए
सोल्यूशन में हम ये वैल्यू लिखेंगे, ये वाली वैल्यू। तो पुट करो आप, सेम केस है तो पुट कर सकते हो। देन बी स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाइड विद, इसकी सोल्यूशन की जगह ये वैल्यू लिखो 2/2l+1 l plus m फैक्टोरियल बाय l माइनस m फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो इसे सॉल्व कर लेते, बहुत आसान सा काम है। ये जो डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई हो जाता है और ये जो न्यूमिनेटर है वो डिवाइड हो जाता है। ये देखें, ये बी स्क्वायर है। अब आपको सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए थी, बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए थी आपको, सिर्फ बी की वैल्यू। तो आप एक काम करो, स्क्वायर रूट लो। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2l+1/2 इंटू l माइनस m फैक्टोरियल बाय l प्लस m फैक्टोरियल। ये b की वैल्यू है। अब इस b की वैल्यू को आपने कहाँ पुट करना, इस b की वैल्यू को आपने पुट करना है दोबारा से इक्वेशन नंबर कौन सी आपको याद है, b कहाँ फाइंड करना था हमने, इक्वेशन के स्टैंडर्ड सोल्यूशन में। तो पहले स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिख लेते, ये वैल्यू ऑफ b है तो पुट कर लेते इसे इन थीटा, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन था, कैपिटल थीटा ml b p(l)x विद m। तो इस b की वैल्यू यहाँ पुट करो। तो ये देखिए मैंने b की वैल्यू मैं यहाँ रिप्लेस कर चुका हूँ इंटू p(l)x m। ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपको मिल चुका। अब इस स्टैंडर्ड सोल्यूशन में देखें, एक चीज़ आपने गौर से आपने देखना है, अगर देखिए यहाँ पे अगर ये l जो है m के वैल्यू से स्मॉलर हो, यानी फर्ज करो l की वैल्यू m की वैल्यू से स्मॉलर है, तो आपको ये माइनस वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह ये जो पूरा इक्वेशन है ये आयोटा में तब्दील हो जाता है, इमेजिनरी नंबर्स में चले जाते हैं। जबकि हमें पता है कि यहाँ कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हम फिलहाल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे इसके सोल्यूशन में, तो इसलिए l माइनस m की वैल्यू को माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि l इक्वल टू m हो, तब ये आंसर ज़ीरो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, वरना आपका पूरा कॉन्सेप्ट वो आयोटा के फॉर्म में आ जाते हैं, यानी किस फॉर्म में, इमेजिनरी नंबर्स में चले जाते, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उनका सोल्यूशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कहेंगे कि l की वैल्यू कम से कम m के बराबर होनी चाहिए, या l की वैल्यू m से ग्रेटर होनी चाहिए, या बराबर हो या ग्रेटर हो। इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि थीटा ml। तो मैं दोबारा वो वैल्यू लिख रहा हूँ ये आपके सामने। अच्छा जी, x की वैल्यू cos थीटा है, तो x की जगह cos थीटा मैंने लिख दिया। अब इस बात को दोबारा दोहरा लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि हेयर l इज कॉल्ड, नाम देते हैं इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, या इसे एक और नाम देते हैं एजिम्यूटल क्वांटम नंबर। ये याद रखिएगा, m का नाम क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, l का क्या नाम है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एजिम्यूटल क्वांटम नंबर। और इसके वैल्यू के बारे में मैंने आपको क्या बताया, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है। फ्रॉम अबव सोल्यूशन इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर हुआ कि l इज ग्रेटर और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ml। ओके, तो इस तरह ml की वैल्यू क्या बन जाती है, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू +-l। ये दोनों क्योंकि इक्वल है या a से ग्रेटर है। तो अब हम l की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं कि l की वैल्यूज़ दरअसल कैपिटल ml के एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के या तो बराबर होते हैं या उससे ग्रेटर होते हैं। तो ये सोल्यूशन था हमारा जो एंगुलर पार्ट का था, एंगुलर पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन है उसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है और तीसरे क्वांटम नंबर का नाम क्या है। फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि इन तीनों सॉल्यूशंस को हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई करवाएं और देखें कि इन तीनों सॉल्यूशन से हाइड्रोजन एटम के बारे में हमें क्या पता चलता है। यही हमारा असल मकसद है इन सारे सॉल्यूशंस का, कि हम हाइड्रोजन एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स को
समझ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।